देश में नरेंद्र मोदी के विरोध की आंधी चल रही है, वेव, एंटी मोदी वेव चल रही है इस देश में। कोई भी खड़ा हो जाएगा ये कहने के लिए। एक जमाना ऐसा होता था, लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी अगर कुत्ता भी खड़ा कर देंगे लोग उसको भी वोट दे देंगे, गधा भी खड़ा कर देंगे लोग उसको वोट दे देंगे। और वाकई ऐसा दौर था उनकी लोकप्रियता का। लेकिन उनकी अलोकप्रियता का जो दौर है वो किसी से देखा नहीं जा रहा है। बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है। और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। सीधे तौर पर वो जेनजी के नए नेता बनना चाहते हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि वो शार्प तो हैं, लेकिन शार्प के साथ साथ शातिर भी हैं। वो पूरे तरीके से साथ तो नहीं देना चाहते, इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। मैं आपका साथ छोड़ दूंगा अगर आप इसी तरह चलते रहे। और लगातार 15 अगस्त से देखिए 3 दिनों के भीतर कम से कम तीसरी बार रामदेव बोल रहे हैं। अब ये देखिए कि जब से दिमागी नक्सल कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, तब से हालत खराब हो चुकी है। एक भी व्यक्ति की ना मौत हुई, ना ही किसी व्यक्ति की हड्डियां टूटी। कोई भी उनको सुधांशु त्रिवेदी आ जाए, किरण रिजिजू आ जाए, तमाम पूरी IT सेल आ जाए, किसी भी तरीके से इसको संभाल नहीं पा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। अब ये दिमागी नक्सल जनता पार्टी शुरू हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर ये इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और लाखों की तादाद में लोग आके इनको ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कहा जाता है, बहुत पुरानी मिसाल है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले चूहों को खबर लगती है और चूहे भागने लगते हैं, जहाज छोड़कर भागने लगते हैं। ये कोई चूहा नहीं है, ये बाकायदा हमारे बहुत प्यारे गुरु रामदेव जो कि सत्ता के साथ साथ चलते हैं। और मौसम बदल रहा है, रामदेव मौसम वैज्ञानिक कहलाए जाते हैं। पहले एक ज़माने में रामविलास पासवान के लिए कहा जाता था, लेकिन आज के जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो रामदेव जैसे लोग हैं। देखिए आप ज़रा, चूंकि भाजपा का ये जहाज़ डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और डूब कैसे रहा है? जो हमारी युवा पीढ़ी जेन जी और जेन अल्फा पूरे तरीके से संघर्ष छेड़ दिया है, आंदोलन छेड़ दिया है भाजपा के खिलाफ, भाजपा के पूरे सिस्टम के खिलाफ। तो रामदेव आ गए हैं मैदान में और कह रहे हैं, यानी आप सोचिए, बीजेपी के सबसे प्रिय लोगों में से एक, नरेंद्र मोदी के प्रिय लोगों में से एक, कंगना रनावत। इस इंटरव्यू में पूछा गया उनसे कि भाई कंगना रनावत जो है वो हमारे जेनजी को गटर जनरेशन कह रही थी। उस बात पर चाहते तो वो बहुत आराम से, थोड़ा मुलायमियत के साथ भी अपनी असहमति जाहिर कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चाहा, और आपको ये मैं आप यकीन के साथ बता सकती हूँ कि बेहद होशियार हैं रामदेव। बहुत शातिर दिमाग और शार्प माइंड के आदमी हैं, शातिर भी हैं और शार्प भी हैं साथ साथ। उन्होंने बहुत नाप तोल कर, तराजू लेकर नाप तोल कर बाकायदा इन शब्दों को उन्होंने अंजाम दिया, जिसमें सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत से सवाल पूछ लिया कि बताइए कंगना, आपकी जवानी कैसी रही, आपकी जो है वो बचपन कैसा रहा, ये बताइए, आपके खुद के कारनामे कैसे हैं। तब पूछा एंकर ने कि गटर क्या उन्हें बोलना चाहिए था, और उन्होंने कहा नहीं, गटर नहीं बोलना चाहिए, पार्टी को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और उससे भी अहम बात है, आखिरी लाइन आपको सुनवाना चाहती हूँ, युवा हमारी बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने सत्ता की चूलें हिलाकर रख दी हैं। ये कुछ सेकंड की बाइट सुन लेते हैं। बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है। और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है? उनकी जवानी कैसी रही है? उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेनजीज को गटर पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातन। कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे, तो मैं उनके गुनाहों को यहां पर लिपापोती कर दूं। आप गुनाह मानते हैं? ये है कहना। देखो, किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय, आज युवा कोई जाति नहीं है, युवा में सब है। उसमें ब्राह्मणों के भी बालक है, क्षत्रियों के भी, वैश्यों के भी, दलित के भी, आदिवासी, वनवासी के, SC ST के, सबके बालक है। आज युवा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और युवाओं ने तो अच्छे की चोले हिला करके रख दिए साहब। और इतना होता तो फिर भी सब्र की बात थी। आप देखिए, रामदेव जी छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है। जी हाँ, हिंदू खतरे में नहीं है, जो खतरे में है वो इस देश का बचपन है और इस देश की जवानी है। सीधे तौर पर वो जेनजी के नए नेता बनना चाहते हैं, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि वो शार्प तो हैं, लेकिन शार्प के साथ साथ शातिर भी हैं। वो पूरे तरीके से साथ तो नहीं देना चाहते, इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है।
मैं आपका साथ छोड़ दूंगा अगर आप इसी तरह चलते रहे। और लगातार 15 अगस्त से देखिए 3 दिनों के भीतर कम से कम तीसरी बार रामदेव बोल रहे हैं। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बुद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न एससी एसटी। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। वरना कई साल से तो सुना भी नहीं था कि रामदेव ने आखिरी बार कब बात बोली थी। अब क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी भी धर्म समुदाय को खतरे में नहीं है, देश का बचपन और जवानी खतरे में है। बच्चों को शामिल जो किया जा रहा है प्रदर्शन में उस पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर क्या कह रहे हैं? यानी बच्चों के तो वो साथ हैं, बच्चे यानी हमारी युवा जनरेशन के साथ हैं। उनके जो तथाकथित हैंडलर्स हैं, वो लोग जो उनको आंदोलन में इस्तेमाल कर रहे हैं, रामदेव के मुताबिक उनके रामदेव खिलाफ हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो युवा हमारा आंदोलन में हिस्सा ले रहा है ये कोई वायरस है, ये कोई दहशतगर्द है, ये कोई अर्बन नक्सल है या ये कोई दिमागी नक्सल है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पीढ़ी हमारी अच्छी है, यानी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो जिनके खिलाफ वो हैं कि इन बच्चों को आंदोलन में झोंकने का जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग खराब हैं, यानी जो वयस्क हैं, यानी वही पुराने दुश्मन, वही कम्युनिस्ट, वही पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपोजिशन में बैठी हैं, वही मुसलमान, वही जेएनयू, वही एएमयू, जो पुराने दुश्मन हैं, उनको दुश्मन बना के और बचा के रखा है, लेकिन उन्होंने कोई नया दुश्मन तैयार नहीं किया। इस मामले में आप देखिए नरेंद्र मोदी के जो बात करने का तरीका है, उनका जो वार्तालाप का और डायलॉग का तरीका है, उससे बहुत अलग है रामदेव। मैं एक मास कम्युनिकेटर के तौर पे आपको बता रही हूँ, नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मन और दुश्मनी अपने सर ले ली है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो दिमागी नक्सल कह दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी लोग अभी दुश्मन वही पुराने हैं, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप जो है घेराव कर लीजिए कलेक्ट्रेट का, आप सड़कों पर उतर जाइए, आप नारेबाजी कीजिए, ये खतरनाक है। बच्चे अच्छे हैं, उनके हैंडलर्स जो लोग उनको आंदोलन में भेज रहे हैं वो गलत है। सीधे तौर पे यहाँ कहना चाहती हूँ, कितना भी तोड़ मरोड़ कर इस बात को पेश किया जाए, सबसे अहम बात इस दौरान यही है कि जो चूहे हैं वो अभी जहाज छोड़ रहे हैं। अगर आपको किसी बात में कोई शक था, कोई शुबा था कि बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, यहाँ से पार्टी सिर्फ गर्त में जा रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप रामदेव मौसम वैज्ञानिक से इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए। और आपको यकीन ना हो तो दूसरा आपको एविडेंस देती हूँ। दूसरा क्या है? मैं दूसरा सबूत पेश करती हूँ कि इस सरकार से उसको लग रहा है कि सच की बुनियाद पर तो कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कि पूरे आईटी सेल को बदल दिया गया है। अभी मंत्रीगण हमारे, पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद रिजिजू जी का जिक्र कर रही हूँ, उसके बाद एएनआई को जल्दी भाग दौड़कर इंटरव्यू देने भी पहुँच गए हैं। ट्वीट में जो उन्होंने बताया कि ये तमाम लोग जो हैं ये नक्सल हैं, दिमागी नक्सल, और ये लोग नक्सल नहीं हैं, तो वो डिफ्रेंसिएशन करने की तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बार झूठ से भी काम लिया। मैं आती हूँ उनके झूठ पर, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरा जो आईटी सेल है उसको बदल दिया गया है बीजेपी की। यानी वही बदनाम आईटी सेल, वही फुट सोल्जर्स जो लगातार मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को, किसानों को, कश्मीरियों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, मेरे जैसे पत्रकारों को, आप यकीन जानेंगे कि मैंने जब ये लिस्ट देखी तो पहली बार लिस्ट देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या किसी ने सारे मेरे ट्रोल्स जो हैं, जो मुझे लगातार हर तरह की धमकियां देते रहे, आप सोचिए कि बलात्कार की धमकी से लेकर, हत्या की धमकी से लेकर, पत्रकार के तौर पर मुझे डिस्क्रेडिट करने से लेकर, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, आईएसआई, सीआईए, फिलिस्तीन के समर्थक, हमास के समर्थक, आईएसआई के समर्थक, कौन सा ऐसा समर्थन था जो मैं नहीं कर रही थी? इन लोगों के मुताबिक इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और पूरे वो लोग जो दिन रात पेट पकड़ पकड़ कर गालियां बकते थे, जो मीम्स और रील्स बनाते थे मेरे ऊपर, उन तमाम लोगों की एक फहरिस्त तैयार करके अब वो आईटी सेल के नए इंचार्ज हो गए हैं, नए सर्वे सर्वा हो गए हैं, नए अधिकारी हो गए हैं, नए पदाधिकारी हो गए हैं। इनको रिवॉर्ड किया गया है इस तरह से इनाम दिया जा रहा है। जो जितना नफरती, जो जितना हिंसक, जो जितना झूठ बोल सकता है, जो जितना प्रोपेगेंडा फैला सकता है, यानी इस हद तक ख़राब है इन लोगों का रिकॉर्ड कि इनमें से ज़्यादातर ने, जैसे ही इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ, सब ने अपने ट्विटर हैंडल को
प्राइवेट कर लिया या डिलीट करके भाग गए। यानी इनके रिकॉर्ड इतने ख़राब हैं। सोनिया गांधी के लिए इतनी बदतरीन गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया, नेहरू के लिए गालीबाजी का इस्तेमाल किया गया। इतने घटिया ये लोग हैं। इन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार 12 साल से फॉलो कर रहे थे। मेरे जैसे पत्रकारों को ये लोग सता रहे थे, मेरी हर रिपोर्ट को बाहर निकाल कर, और कहते हैं कि देखिए अब ये इनके रोने का समय शुरू हो गया, अब कितना ये ज़ख्म है। ज़ख्म बोलते हैं कि हर रोज़ एक नया ज़ख्म। इसके अलावा हर तरह से मेरी निजी डिटेल्स निकालने से लेकर हर तरह के तमाम, जो मैं कहूँगी कि कौन कौन से ऐसे संबंध बिठाते हैं, ये वो तमाम लोगों को बुलाकर एक नया, यानी मालविया तो चले गए लेकिन इन्हें छोड़ गए। अब ये नए लोग तैयार हैं, नई पीढ़ी पूरी आ गई है और बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का और उनकी पार्टी का बेड़ा पार करेंगे। चलिए, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, मैं भी देखेंगे हम लोग कितना बेड़ा पार इनका होगा। लेकिन कम से कम ये बात तो पार्टी स्वीकार कर रही है कि उससे गलती हुई है। ये बात तो पार्टी स्वीकार कर रही है कि जेनजी के सोशल मीडिया पर जेनजी का जो प्रेजेंस है उसका इनके पास कोई काट नहीं है। अभी ज़रा सी देर में आती हूँ और आपको बताती हूँ कि जो दिमागी नक्सल जो नरेंद्र मोदी ने कहा था उस पर भी एक ट्विटर हैंडल बन गया, और कैसे 500,000 यानी 5 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, ये आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन उससे पहले रिजिजू जी की बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं एक भी व्यक्ति की ना मौत हुई, ना ही किसी व्यक्ति की हड्डियां टूटी। इतना बड़ा दावा, आप सोचिए, कैमरे पर हमारे मंत्री महोदय, सम्माननीय मंत्री जिनका काम है देश के लिए नीतियां बनाना, वो कह रहे हैं, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं सीधे। यानी दिन को रात कह रहे हैं, रात को दिन कह रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पैलेट गन्स के शिकार इस व्यक्ति की जिसको लगभग अंधा कर दिया गया, इसको राहुल गांधी ने पेश किया। आपने देखा किस तरह से वो लोग, वो लड़की जो कि आईसीयू में कई हफ्ते रही, उसके बारे में झूठ बोल दिया गया। AK-47 चलाई गई बिहार में, उसके बारे में झूठ बोल दिया गया। 500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, उनके बारे में झूठ बोल दिया गया। सीधे तौर पर हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि ना कोई मरा, ना किसी की हड्डियां टूटी। जंतर मंतर के इस पूरे वायलेंस में किसको सीरियस इंजरी नहीं हुई, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने उनको उकसाया। मेरे पास कॉपीराइट नहीं है, आपको ANI का ये मैं बाइट दिखा सकती थी, लेकिन मैं सीधे तौर पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने बुरे हालात हो गए हैं भाजपा के, NDA सरकार के, मोदी सरकार के, उनके मंत्रियों के, कि पहले तो संसद में पूरे 3 हफ्ते गुजर गए, मोदी जी नहीं आए, अमित शाह नहीं आए, उनके किसी बड़े मंत्री का कोई बयान नहीं आया कि हमने जो कई सौ लोगों को जख्मी किया, दिल्ली पुलिस को किसने आदेश दिया कि टियर गैस छोड़ी जाए, किसने आदेश दिया कि पैलेट गन्स बसाई जाएं, किसने आदेश दिया AK-47 जो है वो उनके ऊपर शुरू की जाए, शूटिंग की जाए, जिसको राहुल गांधी लगातार सवाल यही पूछते रहे कि अगर आपने आदेश दिया पुलिस को कि गोली चलनी चाहिए तो इस्तीफा दीजिए अमित शाह जी, और अगर आपको नहीं पता था और उसके बाद भी गोली चल गई तो आप अपने इनकॉम्पिटेंट हैं, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है कि आप बने रहें एक गृह मंत्री के तौर पर, तो भी इस्तीफा दीजिए। राहुल गांधी बार बार दोहरा कर इस बात को कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरा सेशन चला गया, खुद अमित शाह, जो मैंने कहा कि सीना ठोक कर किस तरह से चलते थे कि उसको बंद कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, कश्मीर का ये करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का वो करेंगे, UAPA लगा देंगे, तमाम तरह से नागरिकता को लेकर उनके अलग अलग बयान थे, और फिर आखिर में ये कहते पाए गए कि मैं अंदर कैसे जाऊं, मेरी कोई सुनता है क्या, कोई मुझे बहस करने देगा क्या। यानी संसद में जाने को तैयार नहीं थे, मैं तो रोज़ आ रहा हूँ। तो इतने कमज़ोर से, झुके हुए से, बुझे हुए से अमित शाह नज़र आ रहे थे। अब ये देखिए कि जब से दिमागी नक्सल कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, तब से हालत ख़राब हो चुकी है। कोई भी उनको, सुधांशु त्रिवेदी आ जाएं, किरण रिजिजू आ जाएं, तमाम पूरी IT सेल आ जाए, किसी भी तरीके से इसको संभाल नहीं पा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। अब ये दिमागी नक्सल जनता पार्टी शुरू हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर ये इंस्टाग्राम पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे और लाखों की तादाद में लोग आके इनको ज्वाइन कर रहे हैं। अब इससे क्या पता चलता है, अगर कई लाख लोग आ जाएं कुछ ही घंटे के भीतर एक ऐसे अकाउंट पे जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम किसने बनाया ये अकाउंट, लेकिन फिर भी अगर लाखों लोग आकर और यहाँ समर्थन दे रहे हैं, इसका मतलब कि देश में नरेंद्र मोदी के विरोध की आंधी चल रही है, वेव, एंटी मोदी वेव चल रही है इस देश में। कोई भी खड़ा हो जाएगा ये कहने के लिए। एक ज़माना ऐसा होता था, लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी अगर कुत्ता भी खड़ा कर देंगे लोग उसको भी वोट दे देंगे, गधा भी खड़ा कर देंगे लोग उसको वोट दे देंगे, और वाकई ऐसा दौर था उनकी लोकप्रियता का। लेकिन उनकी अलोकप्रियता का जो दौर है
वो किसी से देखा नहीं जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में कोई एक शब्द कहे तो आप देखिए कि किसी का चेहरा भी ना हो, नाम भी ना हो, उसके बावजूद भी कैसे लाखों लोग एक इंस्टाग्राम पे इकट्ठे हो गए हैं। तो सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैसे रामदेव, इसके अलावा झूठ का सहारा रिजिजू जी को लेना पड़ रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए कि सुहेल सेठ, जी हाँ वही मीटू वाले सुहेल सेठ, ये भी इंटरव्यू दे रहे हैं नाविका कुमार को और सोनिया गांधी की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। जी हाँ, इनके ये दिन आ गए हैं सुहेल सेठ के कि सोनिया गांधी के कसीदे गढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका एलिगेंस जो है सोनिया गांधी का वो रिमार्केबल है, रिमार्केबल एलिगेंस है। और कह रहे हैं कि देखिए उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करने लगे कि उनसे बड़े अच्छे संबंध होते थे सोनिया गांधी के। सत्ता छोड़ने को कोई भी तैयार नहीं होता, लेकिन सोनिया गांधी ने पीएम पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि जो ओल्ड वर्ल्ड पॉलिटिकल चार्म हुआ करता था, पुराने ज़माने की जो राजनीति की एक गरिमा होती थी, एक ग्रेस होता था, यही सुहेल सेठ सोचिए जो दिन रात जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये इनके बेनिफिशियरी भी रहे हैं। इसी पॉलिटिक्स से फ़ायदा भी पहुंचता रहा। पूरा अंपायर कैसे खड़ा किया इन्होंने अपना, कांग्रेस पार्टी के दौर में ही खड़ा किया। लेकिन जब सत्ता बदल गई तो इनका मिजाज भी बदल गया, इनका रंग भी बदल गया, इनका रूप भी बदल गया और अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। एलिगेंट कह रहे हैं सोनिया गांधी को, कह रहे हैं कि कितना बड़ा बलिदान दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया और सत्ता जो है वो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल देकर इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था कि इतनी आसान नहीं होता सत्ता को छोड़ देना। और अगर सोनिया गांधी ने सत्ता छोड़ी है तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। तो धीरे धीरे जो चूहे हैं वो ये जहाज़ डूबता हुआ छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है हर रोज़ मैं आपके सामने यहाँ पेश होंगी और कुछ और नए नाम आपके सामने लेकर आऊँगी और आपको बताऊँगी कि देखिए आज इस रोज़ इस चूहे ने इस डूबते जहाज़ को छोड़ दिया है।